नमस्कार यूसन हेलो डॉक्टर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट एनवी शर्मा। आज के ज़माने में जब हम ऑपरेशन या सर्जरी की बात करते हैं तो बिना एनेस्थीसिया के हम बात ही नहीं कर सकते। लेकिन इमेजिन कीजिए आज से 200 साल पहले जब एनेस्थीसिया नाम की कोई चीज़ ही नहीं थी, पेशेंट्स को ज़बरदस्ती लाइव ऑपरेशन किया जाता था। इतना ही नहीं, पेशेंट्स को पकड़ के ऑपरेशन टेबल पर स्ट्रैपिंग यानी कि पट्टे बांध के रखते थे या फिर बाद में बाउंसर्स खड़े हुआ करते थे जो पेशेंट्स को पकड़ के रखते थे। इतना ही नहीं, कभी कभी सिर पे डंडा भी मारते थे जिससे कि वो बेहोश हो जाए। लेकिन कभी कभी सीवियरिटी इतनी होती थी कि वो फेटल इंजरी हो जाती थी। लेकिन 16 अक्टूबर 1846 में सबसे पहले विलियम मॉर्टन नाम का एक डेंटिस्ट ने एक पेशेंट ग्लेन एबॉट को एक एनेस्थेटिक दिया जिसको कहते हैं आज के ज़माने में सल्फ्यूरिक ईथर। और उसके बाद जॉन वॉरेन वो सर्जन थे जिन्होंने ऑपरेशन परफॉर्म किया। इस सक्सेस के बाद कई सारे और भी एनेस्थेटिक्स आए, जैसे कि जेम्स सिम्पसन ने क्लोरोफॉर्म का आविष्कार किया और उन्होंने उसको यूज़ भी किया पेशेंट्स के ऊपर, और काफ़ी सक्सेसफुल रिजल्ट्स के बाद ये बदलते गए। यहाँ तक कि इस दौरान कोकेन और नाइट्रस ऑक्साइड भी यूज़ किए गए। लेकिन आज भी मॉडर्न साइंस में बहुत कुछ डेवलपमेंट्स हो रहे हैं। तो एनेस्थीसिया क्या है, एनेस्थीसिया के साइड इफ़ेक्ट्स क्या हो सकते हैं, इसमें रिस्क फैक्टर्स क्या है, बहुत सारी बातें उसके बारे में करेंगे। आज हमने स्टूडियो में आमंत्रित किया डॉक्टर देवयानी ठाकुर को, जो एक कंसल्टेंट एनेस्थीसिया एंड पेन मेडिसिन के एक्सपर्ट है। मेडवर्ल्ड हॉस्पिटल में कंसल्टेंट है और साथ साथ में श्योरटेक हॉस्पिटल में ये कंसल्टेंट है। 17 ईयर्स का एक्सपीरियंस है और काफ़ी अनुभवी डॉक्टर है। बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैडम, 2 क्वेश्चंस एक साथ पूछना चाहता हूँ। एनेस्थीसियोलॉजी क्या है और एनेस्थीसिया का ड्यूटीज़ क्या होते हैं? देखिए, एनेस्थीसियोलॉजिस्ट यानी जो ट्रेन डॉक्टर्स आपको एनेस्थीसिया दे रहे हैं ऑपरेशंस या प्रोसीजर्स के दौरान, उनको हम एनेस्थीसियोलॉजिस्ट कहते हैं। और एनेस्थीसिया तो हर किसी ने पर मैक्सिमम लोगों ने एक्सपीरियंस तो किया ही होगा कि ऑपरेशन के दौरान जब दर्द का निवारण होना चाहिए या उनके साथ में क्या शस्त्रक्रिया हो रही है इसके बारे में पता नहीं चलना चाहिए, इसके लिए जो हम सेंसेस डाउन करते हैं उसको हम एनेस्थीसिया करके कहते हैं। तो एनेस्थीसिया इन शॉर्ट सेंसेशन लॉस होता है आपके? जी। इसमें कुछ टाइप्स होते हैं, कितने टाइप के एनेस्थीसिया? जी, इसमें हम ब्रॉडली अगर कहा जाए तो 3 टाइप के रहते हैं। एक है जनरल एनेस्थीसिया जिसमें आप पूरा बेहोश है, जिसमें आपको आसपास क्या हो रहा है ये भी पता नहीं चलता है। जनरल हो गया, ये जनरल कहलाता है। फिर दूसरा रहता है रीजनल एनेस्थीसिया। रीजनल एनेस्थीसिया यानी सिर्फ एक हाथ या दोनों पैर या जो हम लोग एपिड्यूरल्स वगैरह भी बोलते हैं, ये सब रीजनल एनेस्थीसिया में आता है। और थर्ड जो हम बोलते हैं लोकल एनेस्थीसिया, यानी जितनी जगह पे आपका ऑपरेशन हो रहा है सिर्फ उतने ही भाग को सुन करके। बाकी भी हम लोग जैसे माइल्ड सिडेशन देते हैं या सिर्फ मॉनिटर्ड एनेस्थीसिया केयर वगैरह, ये भी टाइप्स रहते हैं, बट ये ब्रॉड जनरल के कैटेगरीज में आते हैं। जी। क्या प्रॉब्लम्स कॉमन क्या, क्योंकि आपने कहा एनेस्थीसिया लोकलाइज हो सकता है, रीजनल हो सकता है या जनरल हो सकता है। प्रॉब्लम्स कौन कौन से आते हैं? तीनों अलग किस्म के प्रॉब्लम्स आते हैं? जी हाँ, उसके प्रॉब्लम्स तो अलग रहेंगे, पर देखिए आप एनेस्थीसिया को सिर्फ प्रॉब्लम के साथ में मत जोड़िए। एनेस्थीसिया इज एक्चुअली प्रॉब्लम सॉल्वर, क्योंकि इतनी जो बड़ी बड़ी सर्जरीज होने लग गई है, इट इज ओनली बिकॉज एनेस्थीसिया वाज पॉसिबल। प्रॉब्लम्स यानी या साइड इफेक्ट्स बोल सकते हैं आप इस चीज को। जनरल एनेस्थीसिया के कुछ अलग रहते हैं, रीजनल के अलग रहते हैं और लोकल के मिनिमल रहते हैं, क्योंकि उतना ही भाग सुन हो रहा है। आप जनरल में आप बोलेंगे तो थोड़ा रिस्क रहता है जिनमें कोमॉर्बिडिटीज वगैरह ज्यादा है, जैसे बीपी है, शुगर है, हार्ट की प्रॉब्लम्स है या अस्थमा से, चेस्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स है, तो उसमें थोड़ा सा रिस्क फैक्टर ज्यादा रहता है। बाकी आर रिलेटिवली सेफर वेज ऑफ एनेस्थेटाइजिंग अ पेशेंट। ये जो आपने पैरामीटर्स बताए, बीपी है या कुछ डायबिटीज है, कोलेस्ट्रॉल है, तो इनके साथ क्या प्रिकॉशंस लेने पड़ते हैं आप एनेस्थेसियोलॉजिस्ट को? देखिए, हम लोग के इसमें पेशेंट्स का भी ग्रेडिंग रहता है। जो ऐसे ग्रेड 1 हम बोलते हैं जिसमें पेशेंट को बाकी कोई भी बीमारियां नहीं है। ग्रेड 2 जो हम बोलते हैं तो उसमें रहता है कि मिनिमल बीमारी, जैसे सर्दी खांसी हो गई या थोड़ा बहुत फीवर आ गया था, वैसा। ग्रेड 3 में आएंगे या फिर ग्रेड 2 में ये भी आएंगे जिनका बीपी है, शुगर है, हार्ट की प्रॉब्लम्स है पर कंट्रोल में है, या थायराइड है पर सारी चीजें कंट्रोल्ड है, तो एज अ पेशेंट आप नॉर्मली फंक्शन कर रहे हैं। और उसके आगे और जो होता है तो ये सारी भी चीजें हैं पर आपका कंट्रोल में नहीं है ये सब चीजें। तो जैसे जैसे ये ग्रेडिंग बढ़ते जाता है तो रिस्क फॉर एनेस्थीसिया इंक्रीज हो जाता है।
तो इसीलिए ये सारी चीज़ों को ऑपरेशन और एनेस्थीसिया के पहले कंट्रोल करके फिर लेना उचित रहता है। जी, आपने कहा जैसे एक 2 दिन का बच्चा लेके 80 साल तक जो पेशेंट है, इन सबको एनेस्थीसिया देनी पड़ती है। तो आप जब डिसाइड करते हो क्वांटम या डोसेज, तो कौन कौन से फैक्टर्स या पैरामीटर्स को आप ज़्यादा तवज्जो देते हो? ज़्यादा कम ऐसा हो ही नहीं सकता है, क्योंकि हमको इतना एक एक ग्राम मिलीग्राम मेजर करके चीजें देनी पड़ती है कि एकदम इंडिविजुअलाइज करना पड़ता है, बिल्कुल प्रिसाइज रहना पड़ता है। आपको 2 दिन का हो, यानी 2 दिन का बच्चा 700 ग्राम का भी रह सकता है, 2 किलो का भी रह सकता है। अच्छा। इसमें भी वेरिएशन है। तो वो सिग्नेचर मेड डोजिंग टेकिंग इनटू कंसिडरेशन ऑल पैरामीटर्स, जैसे एज रहा, वेट रहा, बॉडी सरफेस एरिया देखा जाए, मैच्योरिटी, ये पीडियाट्रिक्स में। ओल्ड एज में भी वही हम सब देखेंगे कि पेशेंट का फिजियोलॉजिकल स्ट्रक्चर कैसा है, कितना उसके सस्टेन दैट मच, उस हिसाब से हम लोग डोजेज कैलकुलेशन करके फिर उनको एनेस्थेटाइज करते हैं। जनरली कौन से रिस्क फैक्टर्स कौन से होते हैं? बिकॉज आपने कहा जैसे अलग अलग वेरिएशंस होते हैं, एक 2 दिन का बच्चा 700 ग्राम का भी हो सकता है या 2 किलो का भी हो सकता है। तो देखिए, जो रिस्क फैक्टर्स एनेस्थीसिया से रिलेटेड हैं, तो नॉर्मली इनमें सांस कम ज़्यादा होना, बीपी कम ज़्यादा होना, हार्ट के ऊपर कुछ ये तो नहीं आ रहा है, प्रेशर तो नहीं आ रहा है, ऑक्सीजन की मात्राएं तो कम नहीं हो रही है, क्योंकि जो पेशेंट का नॉर्मल चीज़ है उसको हम कम करके एनेस्थेटाइज करके फिर सर्जरी के लिए आगे लेके जा रहे हैं। ठीक है, तो ये सब देते वक्त में ये सारी चीज़ों के ऊपर फर्क पड़ सकता है। तो आपको एज अ होल पेशेंट को देख के उनको जितना पॉसिबल हो सके नॉर्मेलिटी के रेंज में मेंटेन करना है, यानी जो पहले सर्जरी के पहले जो थे वो वैसे ही सर्जरी के दौरान भी रहना चाहिए, पर उनको दर्द नहीं होना चाहिए, उनको पता नहीं चलना चाहिए। ये ध्यान में रख के फिर आगे आपको डोजेजेस और ये करना है जी। तो जनरल एनेस्थीसिया में थोड़ा सा ज़्यादा प्रिकॉशंस रहना पड़ता है। रीजनल में क्या करते हैं हम, जो वर्टिब्रल कॉलम स्पाइनल कैनाल में से जाता है उसमें हम एक नमिंग दवाई देते हैं, जैसे लोकल एनेस्थेटिक्स जो बोलते हैं, उससे कमर के नीचे का भाग वगैरह सुन्न हो जाता है, या फिर यहाँ से हाथ में वगैरह निकल रहे हैं नसें, वहाँ पे भी हम लोग ऐसी लोकल एनेस्थेटिक डाल के उनको नम करते हैं। तो जैसे स्पाइनल एनेस्थीसिया जो अभी मैंने आपको बताया, स्पाइनल एपिड्यूरल, तो इनमें भी क्या रहता है कि सिंपैथेटिक सिस्टम जो अपने हार्ट वगैरह को कंट्रोल कर रहे हैं उस पे असर हो सकते हैं, पर दिस इज स्टिल मच सेफर देन कंपेयर टू जनरल एनेस्थीसिया जिसमें सारी चीजें नीचे जा रही है। इसलिए ऐसे ग्रेडिंग्स के हिसाब से और पेशेंट्स के हिसाब से आपको देखना पड़ता है। मैडम, जैसे बीपी का कोई पेशेंट है जी, आपने उसको एनेस्थीसिया देने से पहले चेक किया, कंट्रोल किया हाई बीपी, आपने टैबलेट्स या मेडिसिन दिया, उसको नॉर्मल पे लाने की कोशिश की, फिर अगेन शूट हो सकता है? जी बिल्कुल शूट हो सकता है, बिल्कुल शूट हो सकता है। जैसे एक नॉर्मल इंसान अगर ऑपरेशन के लिए जाएगा तो घबराहट के मारे पेशेंट का बीपी तो बढ़ेगा ही, वैसे ही कंट्रोल्ड बीपी वाला पेशेंट भी अगर अंदर जाएगा तो उसका भी बढ़ता ही है। 80-90% ऑफ पेशेंट्स फियर साइकोसिस होगा। हाँ, फियर रहता ही है ना, एंजाइटी है, फियर है कि आपका सर्जरी होने वाला है, तो वो रहता ही है, तो यूजुअली शूट अप होता ही है। पर फिर भी अगर आप लॉन्ग टर्म अच्छे से कंट्रोल्ड रहे तो उसको अंदर जाके भी कंट्रोल करना हम लोगों के लिए आसान होता है और आपके ऊपर उसके बैड इफेक्ट्स कम होंगे। इसीलिए ये सेफ्टी लेना और कंट्रोल में रहना, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब फर्ज कीजिए एक हार्ट पेशेंट है, उसका सर्जरी होने वाला है, वाल्व रिप्लेसमेंट या बाईपास वगैरह, तो आप लोगों को एक प्रिस्क्राइब डोसेज देना पड़ता है उसको, तो थ्रू आउट द ऑपरेशन आप लोगों को रहना पड़ता है यहाँ पर कि वंस यू गिव द डोज? नो, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि वंस यू वी गिव द डोज एंड वी आर गॉन, ऐसा कभी नहीं होता है। क्योंकि आफ्टर गिविंग द डोज एनेस्थीसिया हैज टू बी मेंटेन्ड और द पेशेंट्स सेफ्टी हैज टू बी मॉनिटर्ड ऑल थ्रू आउट, जो भी, क्योंकि सर्जिकल प्रोसीजर एक जैसी तो नहीं चलती है। एक प्रोटोकॉल रहता है जी। इंडक्शन के वक्त में जो हम इनिशियल डोजेस रहते हैं, यानी जो एकदम पूरा अवेकनेस से एनेस्थीसिया मिलाना है, उसको हम इंडक्शन ऑफ एनेस्थीसिया बोलते हैं। उसके बाद में एक बार वो हो जाने के बाद में थोड़ी थोड़ी मात्राएं हमको देते रहना पड़ता है, सो दैट द पेशेंट इज मेंटेन्ड इन दैट स्टेडी स्टेट थ्रू आउट द ऑपरेशन। कभी कभी ज़्यादा पेनफुल प्रोसीजर्स रहते हैं, कभी कम पेनफुल प्रोसीजर्स रहते हैं, तो उस हिसाब से डोजेस कम ज़्यादा करते रहना पड़ता है। बावजूद इसके कुछ ऐसे केसेस आए पेपर में और टीवी पर
या पेशेंट सर्जरी के दौरान उठ गया या होश में आ गया, तो हाउ डू यू कंट्रोल दैट? उसमें देन वी हैव टू इंक्रीज द डोजेस, व्हाट आई एम टेलिंग यू, क्योंकि उसको हम अवेयरनेस बोलते हैं, अवेयरनेस ड्यूरिंग एनेस्थीसिया करके बोलते हैं कि पेशेंट स्टार्ट्स गेटिंग अवेयर ऑफ कि आपके सराउंडिंग्स में क्या चल रहा है. अब कोई कोई पेशेंट्स टॉलरेटेड, बट हमारे यहाँ पे अवेयरनेस के बारे में इतना अवेयरनेस नहीं है, मैं बोलूँगी. बट अगर बाहर की कंट्रीज में जाए तो अवेयरनेस इज कंसिडर्ड टू बी अ वेरी बैड फीलिंग, तो दे हैव टू बी वेरी विजिलेंट अबाउट इट. और आजकल बिस मॉनिटर्स वगैरह आते हैं. आजकल मॉनिटरिंग सिस्टम हैज इम्प्रूव्ड सो मच कि एक बिस करके मॉनिटरिंग सिस्टम रहता है जिससे आपका ब्रेन का एक्टिविटी हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं. सो हमको डोजेस उस हिसाब से कंट्रोल्ड वे में देना पड़ता है. तो अगर अवेयर हो रहा है पेशेंट तो ज़्यादा सेडेटिव देना या ज़्यादा एनेस्थेटिक एजेंट देना, ये हमको करते रहना पड़ता है. जी, जनरली देखा गया कि जब पेशेंट को बताया जाता है कि कल तुम्हारा ऑपरेशन है, तो उसके एक दिन पहले उसको फास्टिंग करनी होती. तो इज दैट रिलेटेड टू एनेस्थीसिया? यस, इट इज़ रिलेटेड टू एनेस्थीसिया, क्योंकि एनेस्थीसिया में जैसे हमने बताया आपको कि सारे ही आपके सेंसेस कम किए जा रहे हैं. जी. तो जो कंट्रोल रहता है स्टमक की मसल्स का वगैरह, वो सब चले जाता है. रिलैक्स्ड रहना चाहिए ताकि सर्जन ओपन करके या कुछ करते वक्त में मसल्स ना हिले. तो ये जब रिलैक्सेशन आता है और सारी जैसे हम स्पिंक्टर्स बोलते हैं जिनको, जिसकी वजह से पेट के अंदर की चीज़ें पेट में ही रहेगी, वो सब रिलैक्स हो जाता है. इन चीज़ों की वजह से जो हमारे पेट में चीज़ें हैं वो बाहर निकल के फेफड़ों में जा सकते हैं, लंग्स में जा सकते हैं, विच इज़ एस्पिरेशन, और उनके न्यूमोनाइटिस वगैरह हो सकते हैं. दैट इज़ अ वेरी डेंजरस सिचुएशन एंड रिस्की सिचुएशन. तो ये सब ना हो, इसके लिए मिनिमम ऑफ 8 आवर्स ऑफ फास्टिंग बिफोर एनेस्थीसिया इज इसेंशियल. तो बिल्कुल फास्टिंग रहना हर पेशेंट को ज़रूरी है जब तक वो एनेस्थीसिया और सर्जरी के लिए पोस्टेड है. तो आपके प्रोटोकॉल्स में ये सब तय रहता है कि किस पेशेंट को क्या प्रॉब्लम है, और उस हिसाब से उसके पैरामीटर्स चेक करते हो, आप उसको एनेस्थीसिया देते हो. लेकिन फर्ज कीजिए किसी के पास पेस मेकर लगा हुआ है. हाँ. तो उसको आप कैसे टैकल करते हो? बिकॉज आपने कहा कि स्लो डाउन हो जाता है. जी. अब पेस मेकर्स अगर लगे हुए हैं पेशेंट्स, तो उनका इन्नेट जो हार्ट बीट है, हाँ, वो पहले से ही उनके इसमें नहीं है. द पेस मेकर इज गिविंग दैट. ठीक है. और हम लोग सर्जरी और एनेस्थीसिया के दौरान कोई ऐसे इक्विपमेंट्स यूज करते हैं जिनकी वजह से उसमें इंटरफेरेंस हो सकता है पेस मेकर के फंक्शनिंग में. अगर पेस मेकर के फंक्शनिंग में इंटरफेरेंस अगर हुआ तो जो हार्ट बीट्स है पेशेंट्स की वही होएगा, नहीं तो ब्लड पंप नहीं होएगा. इसीलिए अगर किसी पेशेंट को पहले से पेसमेकर डला हुआ है, तो उन्होंने पहले से ये इन्फॉर्म करना चाहिए, ताकि सर्जरी के दौरान हम लोग वो टेक्नीशियंस को बुला के रखते हैं जिसमें वो कॉन्स्टेंटली बीट होते रहे. इंटरफेरेंस रहा उन इक्विपमेंट्स के साथ में तो भी. एंड इन एडिशन टू दैट हम लोग भी ज़्यादा प्रिपेयर्ड रहते हैं कि इनकी हार्ट बीट्स बीच में ना रुके, या और कुछ अगर प्रॉब्लम हुआ तो इमरजेंसीली हम रिससिटेट करने के लिए तैयार रहें उनको. जी. तो दिस इज वेरी एसेंशियल कि पेशेंट ये हिस्ट्री पहले से ही दे. जी. अपार्ट फ्रॉम पेसमेकर और कौन से फैक्टर्स को आप कंसीडर करते हो, बिकॉज इट कुड बी अ रिस्क? यस, जैसे हम लोग जो प्री एनेस्थेटिक चेकअप करते हैं, हर पेशेंट का ऑपरेशन के पहले और एनेस्थीसिया के पहले प्री एनेस्थेटिक चेकअप रहता है, जिसमें पेशेंट को क्या क्या मेडिकल प्रॉब्लम्स है ये सारी चीज़ें पूछी जाती है. उनको कंट्रोल करने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है वो बताई जाती है. उन कोई मेडिसिन पे अगर वो है, जैसे ब्लड थिनर्स है, बहुत सारे पेशेंट्स जो रहते हैं हार्ट डिजीज के रहते हैं, या ब्रेन के यानी हेमिप्रेसिस वगैरह के जो पेशेंट्स रहते हैं, हाँ, इकोस्प्रिन रहती है, क्लोपिडोग्रेल रहता है, दे आर ऑल ब्लड थिनर्स. तो इनमें भी जैसे अगर हम रीजनल देना है तो उसमें भी ब्लड ब्लीडिंग ज़्यादा हो सकता है, सर्जिकल ब्लीडिंग ज़्यादा हो सकता है. तो इसीलिए इनको भी प्रिकॉशंस बताए जाते हैं, बिकॉज ऑफ थिनिंग ऑफ ब्लड, क्योंकि देयर इज वी हैव गिवन दोज मेडिसिन सो दैट ब्लॉकेजेस ना हो. पर अगर हम खोल रहे हैं उसको पेशेंट को सर्जरी के लिए, तो देन इट विल ब्लीड मोर. तो दैट्स व्हाई दीज मेडिसिन्स हैव टू बी स्टॉप्ड 4 days प्रायर टू द ऑपरेशन. तो वो उनको बताया जाता है. शुगर की गोली मॉर्निंग में ना लेने के लिए, क्योंकि फास्टिंग रहेंगे वो, इसीलिए बताया जाता है. बाकी थायराइड बीपी अगर है तो वो गोलियां 1 घूंट पानी के साथ में लेके आने के लिए बताते हैं हम मिनिमम 3-4 आवर्स पहले. तो ये सारी प्रिकॉशंस ऐसे ही बताई जाती है अकॉर्डिंग टू द पेशेंट्स कंडीशन कि वो क्या क्या चीज़ों के ऊपर है. एक पॉइंट जो हमेशा क्यूरियस रहा उसके बारे में, कि जैसे आपने डिसाइड किया किसी का हार्ट का ऑपरेशन हो रहा है, आपको बुलाया गया टू बी देयर, और आप किस बेसिस पर डोज प्रिस्क्राइब करते हो, बिकॉज से द ऑपरेशन लास्ट फॉर
1 आवर और 2 आवर्स अगर है तो आप 3 आवर्स का एनेस्थीसिया दे के रखते हैं? हाँ, ये है कि एक साथ में ही 3 आवर्स का दे देते हैं हम। हाँ। ऐसा नहीं रहता है एक्चुअली। मैंने जो आपको शुरुआत में बताया हाँ। कि इंडक्शन डोज एक रहता है, दैट इज अकॉर्डिंग टू द वेट ऑफ द पेशेंट, द फिजियोलॉजिकल कंडीशन और उनका बाकी की सिचुएशन से कि उसके बाद में मेंटेनेंस वाली जो चीजें रहती है, देयर आर कोई ड्रग्स रहते हैं जैसे प्रोपोफॉल, फेंटानिल, फिर इनहेलेशनल एजेंट्स, हम लोग जो ट्यूब डालते हैं सांस की, उसमें इनहेलेशनल सीवोफ्लोरेन, आइसोफ्लोरेन, ये सब इनहेलेशनल एजेंट्स बोलते हैं। तो मेंटेनेंस एनेस्थीसिया इन सारी ड्रग्स की वजह से होता है। यानी एक बार इंड्यूस कर दिया तो वो 3 घंटा लास्ट करेगा, ऐसा नहीं। You have to keep on monitoring and keep on giving accordingly. अच्छा। little doses मतलब are still going on. Yes. कितने कई बार ये देखा गया कि जो पेशेंट है एनेस्थीसिया देने के बाद होश में आए बाद में आफ्टर द ऑपरेशन, लेकिन जो पेन होते रहता है इसको, तो ये कितने देर तक वेयर ऑफ हो जाता है या टिक सकता है पेन, और व्हाट प्रिकॉशंस डू यू टेक कि पेन ना हो? आजकल वैसे भी एनाल्जेसिया की तरह हम काफ़ी वी आर वेरी अवेयर ऑफ इट। बहुत बार आजकल पेशेंट्स को रीजनल एनाल्जेसिया जो मैंने आपको बोला, जैसे एपिड्यूरल और अपर लिम्ब ब्लॉक्स या लोअर लिम्ब ब्लॉक्स जिसमें हम नर्व्स भी नम कर देते हैं, तो ये ऑपरेशन के पहले ही दे के ही फिर जनरल एनेस्थीसिया देना है तो दे सकते हैं या जो भी, और प्रोसीजर हो जाने के बाद में ये चीजों का जो है पेन रिलीफ इट लास्ट्स फॉर मोर ड्यूरेशन ऑफ टाइम, यानी 5-6 घंटे तक के पेशेंट को पेन नहीं फील होगा। साथ में उनको एनाल्जेसिक्स भी दिया जाता है एट द एंड ऑफ द सर्जरी, ताकि जब तक एनेस्थीसिया वेयर ऑफ हो जाए तब तक एनाल्जेसिक ड्रग्स का भी इफेक्ट आने चालू हो जाए और इमीडिएटली उनको इतना पेन ना हो। और फिर डिवाइडेड डोजेस में उनको 2-3 दिनों तक वो एनाल्जेसिक डोजेस देते रहते हैं हम लोग। तो बोथ मिक्स्ड, यानी आईवी एज वेल एज रीजनल एनाल्जेसिया देके हम उनको पेन रिलीफ पोस्ट ऑपरेटिवली दे सकते हैं जी। लेकिन एक जनरली सुना है मेडिकल वर्ल्ड में कि ज़्यादा पेन किलर से किडनी खराब होती है। हाँ, देयर इज अ ग्रुप ऑफ ड्रग्स जैसे हम NSAIDs बोलते हैं जिनको, अगर वो टाइप के एनाल्जेसिक्स ही ज़्यादा दिए जाए तो वो किडनी के ऊपर जरूर असर करते हैं। इसीलिए एनेस्थेसियोलॉजिस्ट मोस्टली वो एनाल्जेसिया का जो पोस्ट ऑपरेटिव पेन का जो मैनेजमेंट है उसको ऐसा प्लान करते हैं जिसको हम मल्टी मोडल एनाल्जेसिया बोलते हैं, जिसमें हर टाइप का पेन रिलीफ हम देंगे, यानी सिर्फ NSAIDs ग्रुप के एनाल्जेसिक्स नहीं देंगे, ये जो नर्व्स नम करने का है वो एक देंगे, या फिर ओपियोइड्स जैसे फेंटेनिल वगैरह रहते हैं जिसको हम नॉर्मलिस्ट में ओपियम मॉर्फिन वगैरह जो डालते हैं उस ग्रुप के जो ड्रग्स रहते हैं वो, फिर NSAIDs या पैरासिटामोल, ये ऐसे 4-5 चीज़ें कम मात्राओं में दे के हम उसको मल्टी मोडल एनाल्जेसिया दे सकते हैं, जिससे उनके बॉडी के ऊपर एकदम टॉक्सिक इफेक्ट्स भी ना हो पर एनाल्जेसिया अच्छा रहे, कंट्रोल में रहे। आपने कहा कि पेशेंट का जो ऑपरेशन होने के बाद उसका पोस्ट ऑपरेशन केयर में एनेस्थीसिया का कोई रोल है? हाँ, अराउंड 24 to 48 आवर्स जैसे आपने बताया, मैंने अभी बताया कि अक्यूट पेन मैनेजमेंट, यानी सर्जरी का पेन जो रहता है वो मोस्टली एनेस्थेटिस्ट दे टेक केयर ऑफ इट, एंड पोस्ट ऑपरेटिव नॉशिया वॉमिटिंग रहता है किसी को, तो उसका भी एनेस्थेसियोलॉजिस्ट हैव टू टेक केयर ऑफ, बिकॉज मेनी ऑफ द टाइम्स ये नॉशिया वॉमिटिंग इज related to anesthesia, if not induced by anesthesia it might be related to it, तो उस चीज का भी केयर एनेस्थेसियोलॉजिस्ट करते हैं। साथ में अगर उनको और भी कोई प्रॉब्लम्स है तो एनेस्थेसियोलॉजिस्ट आजकल सिर्फ ऑपरेशन के वक्त में नहीं रहे हैं, दे हैव बिकम अ पेरी ऑपरेटिव फिजिशियन, यानी पहले भी ऑप्टिमाइज करना उनको और बाद में फॉलो अप में भी 2-3 दिन तक, जब तक उनका डिस्चार्ज नहीं है हो रहा है तब तक उनकी बेटरमेंट, बाकी सारी चीज़ों का ध्यान रखने का उनका रिस्पॉन्सिबिलिटीज ही रहती है। लेकिन कई बार ये देखा है कि कोई पेशेंट जो रहता है एनेस्थेटिक्स को लेकर एलर्जिक हो जाता है, तो हाउ डू यू टेक केयर ऑफ दैट पर्सन? सी, एनेस्थेटिक ड्रग्स का एलर्जी विल बी टेकन केयर एज एनी अदर एलर्जी, यानी इंसान को किसी भी चीज़ से एलर्जी होती है तो उसमें अगर कोई एनेस्थेटिक ड्रग्स का भी एलर्जी हुई है तो उसका भी हम उसी तरह से, बिकॉज इट इज़ एन इमरजेंसी थिंग,
उसमें आपको स्टेरॉइड्स देने पड़ते हैं, कभी ज़रूरत पड़ी तो एड्रेनालिन के इंजेक्शंस देने पड़ते हैं, अगर बीपी कम हो रहा है उनका, हार्ट रेट कम या ज़्यादा हो रहा है तो उसका ध्यान देना, एंड इमीडिएटली यू हैव टू रिससिटेट उस एलर्जी से। अब उसकी सिवियरिटी कितनी है उस पर भी डिपेंड करेगा कि आपकी इंटेंसिटी ऑफ ट्रीटमेंट कितना रहेगा करके। बट लाइक एनी अदर एलर्जीज, एनेस्थेटिक ड्रग एलर्जीज ऑल्सो हैव टू बी टेकन केयर इमीडिएट। एंटी एलर्जिक्स दे सकते हैं, मैं वही बोली ना, इसीलिए कि सिवियरिटी के ऊपर रहेगा। अगर माइल्ड है जैसे सिर्फ रैशेज आ रहे हैं या कुछ है तो एंटी एलर्जिक से काम कर जाएगा, पर मोस्टली एनेस्थेटिक ड्रग्स की थोड़ी सी ज़्यादा रहती है तो वी यूजुअली जंप टू हायर थिंग्स। बट हाँ, अगर माइल्ड एलर्जीज है, सिर्फ इतना है, तो एंटी एलर्जिक से स्टार्ट करेंगे, देन वी गो टू स्टेरॉइड्स, देन एड्रेनालिन, देन रिससिटेशन ऑफ द पेशेंट। इस हिसाब से आपने जैसे कहा एनेस्थीसियोलॉजिस्ट जो रहते हैं वो एक पार्ट ऑफ द टीम हो जाते हैं सर्जरी की, एंड पेशेंट के डिस्चार्ज तक उनको फॉलोअप लेना पड़ता है। तो क्या कॉम्प्लिकेशंस आते हैं, पोस्ट ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशंस, और उसको आप कैसे केयर करते हैं? एलर्जी तो एक बात हो गई जी, ये तो इट कैन हैपन टू एनीवन वाला वैसी चीज़ है, पर एनेस्थीसिया से रिलेटेड अगर आप बोलने जाए तो बहुत बार ऑपरेशन के बाद में, यानी एनेस्थीसिया के बाद में जब पेशेंट बाहर आते हैं तो वो थोड़े से सेडेटेड रहते हैं, उनका रेस्पिरेशन थोड़ा सा डिक्रीज रह सकता है। वी टेक केयर दैट योर रेस्पिरेशन इज वेल मेंटेन, कि ऑक्सीजन सैचुरेशन मेंटेन रहे, पर उस चीज़ को मॉनिटर करते हुए रहना पड़ता है। मतलब राउंड द क्लॉक आप लोग मॉनिटर करते रहते हो? जी, मॉनिटरिंग बिल्कुल चालू रहती है, भले ही हम 24 घंटा वहाँ पे ना रुके, बट सिस्टर्स से या जो स्टाफ है वहाँ पे गाइड करते रहते हैं, उनसे पूछताछ करते रहते हैं कि वो जो पोस्ट ऑपरेटिव पेशेंट थे उनका बीपी ठीक है ना, सैचुरेशन ठीक है ना, यूरिन आउटपुट आया है ना, ये सारी चीज़ें जो नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ अ ह्यूमन, इंटरनल सिस्टम काम कर रहा है जी नहीं, हाँ जी बिल्कुल एकदम नॉर्मली काम कर रहा है कि नहीं, ये सब देखते रहना ज़रूरी है, और अगर उसमें कुछ कम ज़्यादा हो रहा है तो उस हिसाब से हम इंटरवीन कर। आजकल जो ड्रग्स आए एनेस्थीसिया को लेकर, वो कौन से किस्म के ड्रग्स हैं, और जनरली मोस्ट यूज्ड ड्रग कौन सा रहता है? देखिए, वैसे तो ऐसे बता पाना मुश्किल है, बिकॉज देयर इज अ वाइड रेंज ऑफ ड्रग्स, पर ये इसीलिए पूछा मैंने क्योंकि साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं उसके। हाँ, तो इसीलिए मैं वही बता रही हूँ कि साइड इफेक्ट्स, एनेस्थीसिया इटसेल्फ इज अ थिंग कि आपको लाइफ एंड डेथ के बीच में रख रहा है वो, तो साइड इफेक्ट्स तो होने ही हैं। बट आजकल जो ड्रग्स आ रहे हैं दे आर वेरी सेफ, शॉर्टर एक्टिंग, यानी अगर इफेक्ट हो भी गया उसका तो शॉर्ट एक्टिंग रहता है, तो जल्दी वेयर ऑफ भी हो जाएगा। तो जैसे इंडक्शन के लिए आजकल प्रोपोफॉल यूज होता है, फिर पेन के लिए हम लोग फेंटेनिल जो बताया, दीज आर ऑल शॉर्टर एक्टिंग ड्रग्स, मॉर्फिन, फेंटेनिल, फिर स्लीप इंड्यूस करने के लिए मिडाजोलैम वगैरह रहते हैं, और इनहेलेशनल एजेंट्स जैसे मैंने पहले भी आपको जानकारी दी कि आइसोफ्लोरिन, सीवोफ्लोरिन वगैरह, ये इन सारी चीज़ों के साथ में ऑक्सीजनेशन ऑफ द पेशेंट हैज़ टू बी मेंटेन्ड। तो ये बता पाना मुश्किल है, बट दिस इज अ शॉर्ट रेंज ऑफ ड्रग्स, और इसी ग्रुप्स के ड्रग्स को फिर कम ज़्यादा करके या सिग्नेचर मेड करके फिर पेशेंट को कुछ कंपैटिबिलिटी इशू रहता है? नहीं, कंपैटिबिलिटी मेडिसिन एंड इंटरैक्शंस आप बोलना चाहेंगे दूसरे मेडिसिन के साथ में। कोई ड्रग्स रहते हैं जिसमें लिवर एंजाइम्स कम ज़्यादा होती है वगैरह, तो उन चीज़ों के साथ में आपको थोड़ा कम डोजेजेस देना पड़ता है या डोज एडजस्टमेंट्स करना पड़ता है। लिवर डिजीजेज या रीनल डिजीजेज, जैसे मसल रिलैक्सेंट्स वगैरह अगर हम देते हैं और रीनल फेलियर है तो उनमें ऐसे मसल रिलैक्सेंट्स यूज़ करना पड़ता है अपने को जो किडनी से ना सिक्रीट हो। तो आजकल एक्चुअली मॉडर्न रिसर्च हैज़ इम्प्रूव्ड सो मच कि ऑल्टरनेटिव्स काफ़ी सोच के रखे हैं, निकाल के रखे हैं कि अगर किडनी खराब है तो लिवर से निकले, लिवर खराब है तो किडनी से निकले, अगर दोनों भी खराब है तो बाकी भी अदर टाइप्स ऑफ मेटाबॉलिज्म से मतलब मेडिसिन में भी बेंच स्ट्रेंथ है। जी बिल्कुल बिल्कुल क्योंकि बिकॉज ऑफ द वेराइटी ऑफ द पेशेंट्स एंड वेराइटी ऑफ प्रॉब्लम्स दैट ह्यूमंस आर फेसिंग, द रिसर्च हैज टू बी कंटिन्यूड कि अगर ये नहीं है तो और क्या, ये नहीं है तो और क्या। And hats off to those researchers. Yes, absolutely. आप भी एक रह चुके हैं साइंटिस्ट, तो आपको पता है कि हर चीज़ के लिए क्या निकालना पड़ता है। उसी तरह से मेडिसिन में भी जो रिसर्च हो रहा है उसके लिए रियली हैट्स ऑफ टू ऑल द पीपल हु आर वर्किंग हार्ड। ये जो प्रोग्राम है रूरल एरियाज में जा रहा है, सिटीज़ में जा रहा है, उस हिसाब से एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि जैसे 3 स्टेजेस में बात करेंगे हम, प्री ऑपरेशनल स्टेज, ऑपरेशनल स्टेज, पोस्ट ऑपरेशनल स्टेज, या टिल द डिस्चार्ज ऑफ द पेशेंट फ्रॉम द हॉस्पिटल। इस दौरान डूज एंड डोंट्स का कोई आपके पास स्पेशल लिस्ट है?
देखिए मैंने जैसे बोला ना, हर पेशेंट इज सिग्नेचर मेड, एक हर पेशेंट के हिसाब से करना पड़ चाहिए, बट हाँ मैं बेसिकली तो इतना बताऊंगी कि आपके एनेस्थेसियोलॉजिस्ट ने आपको जो बताया हुआ है, आपके लिए जो प्लान बनाया हुआ है, उसको आप पूरी तरह से फेथफुली फॉलो करिए। जैसे खाली पेट रहना अति आवश्यक है, बिकॉज अगर आप नहीं रहेंगे खाली पेट तो आप खुद का रिस्क बढ़ा रहे हैं। आपके मेडिसिन रेगुलरली लेना, या जैसे आप अल्कोहलिक है, स्मोकर है, या कुछ ऐसे जो ड्रग अब्यूज या कुछ है, हाँ केसेस है, उनको आप स्टॉप करना, ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इन चीज़ों से हमारे ड्रग्स का आपके साथ में ही इंटरेक्शंस होएगा। सो इट इज़ फॉर योर सेफ्टी कि आप फॉलो करें इन सारी चीज़ों को। जी मैडम, मेरे पास कुछ मिथ्स एंड फैक्ट्स है, आपके थ्रू मैं इसको क्लियर कराना चाहता हूँ। कहते हैं कि जो स्मोकर्स होते हैं उनमें ज़्यादा डोज ऑफ एनेस्थीसिया लगता है एज कम्पेयर टू नॉन स्मोकर्स, तो ये मिथ है, फैक्ट है, क्या है? It can be a fact also. It's not only smokers. It's 50-50. Yeah, it's 50-50. But obviously smokers have got risk for anesthesia. जो smokers and tobacco इसमें से stimulated रहते हैं mostly ये लोग, because of the nicotine in there, ये तो उसकी वजह से वो stimulated state को नीचे लाने के लिए आपको ज़्यादा dosages देने पड़ सकते हैं। जी, पर उसकी वजह से अगर ब्लॉकेजेस है या कुछ है तो देन वी हैव टू डू आवर ओन एडजस्टमेंट्स। सो इट्स अ फैक्ट ओनली। यस, इट इज अ फैक्ट दैट यू शुड स्टॉप स्मोकिंग एट लीस्ट 4 to 6 वीक्स बिफोर योर सर्जरी एंड एनेस्थीसिया। 4 to 6 वीक्स? यस। और अगर आपने स्टॉप मतलब नहीं स्टिमुलेंट का असर पूरा चला जाए। जी, क्योंकि उसका इफेक्ट, निकोटीन का इफेक्ट उतने दिनों तक रहता है। जी। एंड इफ यू हैव नॉट स्टॉप्ड इट, एटलीस्ट टेल योर एनेस्थेसियोलॉजिस्ट कि मैंने इतने देर पहले स्मोक किया है या इतनी दिन पहले स्मोक किया हुआ है, तो वी हैव एन आइडिया कि कितना परसेंटेज निकल गया होगा, कितना बचा होगा। राइट, कैलकुलेशन उस हिसाब से। जी जी। एक और मिथ है या फैक्ट है, आप बताएंगे कि जैसे वजनदार लोग जो रहते हैं, फैट, ओबेसिटी, ओबेस पेशेंट, उनको भी ज़्यादा डोज लगता है? ज्यादा डोज लगता है क्या, ये नहीं मैं बताऊंगी, बट हाँ दे आर श्योरली मोर एट अ रिस्क फॉर एनेस्थीसिया, बिकॉज ओबेसिटी इटसेल्फ इज रिलेटेड टू सो मेनी रिस्क फैक्टर्स फॉर ह्यूमंस इटसेल्फ। जैसे इट इज ऑल डायबिटीज है, शुगर है, हार्ट की है, किडनी के प्रॉब्लम्स है, फैटी लिवर्स है, सारी ही जगह पे वो एनेस्थीसिया नहीं भी लो तो भी इट इज अ रिस्क फैक्टर। तो एनेस्थीसिया इज गोइंग टू इंक्रीज द रिस्क फैक्टर। तो इट्स अ फैक्ट। Yes, it is a fact. It might be considered as a fact. जी। क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए? Solids food should not be taken for 8 hours before the surgery and anesthesia. Liquids except जैसे medicines as you said. Yes, medicines with at least 2 to 3 hours before the surgery with a sip of water. अच्छा। यानी जैसे किसी का मॉर्निंग डोज रहता है, और उसके बाद में 7-8 बजे अगर सर्जरी है उनकी प्लान, तो एटलीस्ट 2-3 आवर्स बिफोर विद अ सिप ऑफ वाटर यू कैन टेक, बिकॉज मेडिसिन आर नेसेसरी आपकी बाकी सारी चीज़ों को कंट्रोल में रखने के लिए। क्लियर लिक्विड्स हम लोग अलाउ कर सकते हैं टिल 2 आवर्स बिफोर द सर्जरी, बट बिकॉज ऑफ द इग्नोरेंस ऑफ पीपल कि हाँ कभी बोलेंगे 10 बजे लिया था, कभी बोलेंगे 6 बजे लिया था, कैजुअल एटीट्यूड जो रहता है उसकी वजह से थोड़ा सा स्ट्रिक्टनेस ज़्यादा है शायद। अदरवाइज क्लियर लिक्विड्स जैसे क्लियर जूसेस या ग्लूकोज वाटर, ये 2 घंटे पहले तक के अलाउ कर सकते हैं। और कुछ लोगों को बेहोशी नहीं आती है एनेस्थीसिया देने के बावजूद, क्या ऐसा फैक्ट है? मतलब भले वो रिएक्ट नहीं करेंगे बट दे आर अवेक। नहीं, तो वही है कि उसमें अगर वो उनकी सेंसिटिविटीज आर थ्रेशोल्ड्स आर हायर, तो दे माइट रिक्वायर मोर डोजेस। तो अगर वैसे हुआ तो देन वी टाइट्रेट द डोज एंड फिर अकॉर्डिंगली उनको ये दिया जा सकता है। एपिड्यूरल एनेस्थेटिक्स कहाँ तक सेफ होते हैं, खासकर एक प्रेग्नेंट वुमन जो इज अबाउट टू डिलीवर समथिंग, बच्चे के लिए भी और माँ के लिए भी? एपिड्यूरल एनाल्जेसिया इज, यानी जिसको हम लेबर एनाल्जेसिया भी बोलते हैं, आई थिंक इट इज अ बून फॉर मदर्स, क्योंकि जो लेबर पेन्स से जो औरत गुजरती है, इट इज ऑलवेज सेड टू बी दैट आफ्टर द लेबर पेन्स यू हैव a second life. You are giving birth to a life, but for the mother also it is a second life because it is so severe a pain. Epidural analgesia अगर हम दे उसको सेकेंड स्टेज, थर्ड स्टेज में जो हम बोलते हैं, सेकेंड स्टेज से स्टार्ट करते हुए, तो उनका जो प्रसव पीड़ा अपन बोलते हैं या लेबर पेन्स, इट इज डिक्रीज्ड टू मच एन एक्सटेंट।
वेल मॉनिटर्ड लेबर एनाल्जेसिया अगर हम दे तो उससे ना मदर को ना बेबी को कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो सकता, क्योंकि डोजेस उसके वैसे ही एडजस्टेड रहते हैं। ये एपिड्यूरल एनाल्जेसिया कहाँ देते हैं, कहाँ, स्पाइन में देते हैं? जी जी, हाँ। वर्टेब्रल कॉलम में एक बाहर जगह रहती है जिसको हम एपिड्यूरल स्पेस बोलते हैं, जहाँ से नसें निकलती हैं। वहाँ पे एक छोटा सा कैथेटर डाल के उसमें हम नंबिंग मेडिसिन देते हैं, जिससे जहाँ जहाँ पे अपने को सप्लाई चाहिए, जो एरियाज की नर्व्स को ब्लॉक करना है, वहाँ से हम ड्रग्स देके वहाँ पे नंब करते हैं। आपने इस इंटरव्यू के दौरान एक बहुत अच्छा वर्ड यूज़ किया था, नौशिया। तो नौशिया और एनेस्थीसिया में क्या रिलेशन बनता है? जैसे मैंने बोला कि रिलेशन तो है, यानी काफी सारी एनेस्थेटिक ड्रग्स उनके साइड इफेक्ट्स इज नौशिया एंड वॉमिटिंग। So काफी पेशेंट्स सफर फ्रॉम पोस्ट ऑपरेटिव नौशिया एंड वॉमिटिंग, विच इज अ वेरी बैड सेंसेशन टू बी फेल्ट, क्योंकि बाकी सब भी चीजें ठीक हो जाए तो काफी पेशेंट्स को नौशिया वॉमिटिंग होते रहता है। तो बट वी टेक केयर कि एनेस्थीसिया वेयर ऑफ होने के पहले ही एंटीएमेटिक्स उनको दिए जाते हैं, और अगर बाद में भी पर 24 आवर्स तक वगैरह उनको हो रहा है तो उसमें भी हम कंटिन्यू करते हैं इन एंटीएमेटिक्स को, ताकि वो जो उनका सेंसेशन है नौशिया और वॉमिटिंग का वो थोड़ा सा कम रहे। इट इज मोर कॉमन इन यंग फीमेल्स या जिनको मोशन सिकनेस की वगैरह हिस्ट्री है, उनमें ज़्यादा कॉमन रहता है। वैसे कुछ शेड्यूल ड्रग्स रहते हैं मैडम, तो उसको यूज़ करते समय यानी प्रोटोकॉल या प्रिकॉशंस फॉलो करने पड़ते हैं? हाँ, जैसे जो अपने लॉज बायलॉज में है कि जैसे ओपियोइड्स है, नारकोटिक्स है, तो दैट कोकेन वगैरह नहीं देते आजकल, पहले एक ज़माने में दैट वाज अ लॉन्ग टाइम बैक। या अभी देयर आर सेफर ओपियोइड्स व्हिच आर अवेलेबल, बट फिर भी ओपियोइड्स आर एसोसिएटेड, नारकोटिक्स आर एसोसिएटेड विथ अब्यूज पोटेंशियल। तो इसीलिए वी हैव टू मेंटेन स्ट्रिक्ट प्रिकॉशंस, प्रोटोकॉल्स रहते हैं उसमें, ट्रिप्लिकेट में उसका रिकॉर्ड रहता है हमारे पास में, फार्मासिस्ट के पास में, how much we have used, how much we have discarded. These are some protocols that we get from the departments, and then we have to follow those things and maintain the registers for that. माइकल जैक्सन अभी रिसेंटली बात कर रहा हूँ मैं, ऑफ लेट ने उनको पता चला कि उनको प्रोपोफॉल दिया था, तो इज दैट अलाउड, या फिर बाद में अमेरिका में था तो कुछ भी कर सकते हैं? यूथनेसिया ओवर देयर इज अलाउड। हाँ, यहाँ पे अपने यहाँ पे यूथनेसिया इज नॉट लीगल। सो आई मीन कोई एनेस्थेशियोलॉजिस्ट ऐसे देने नहीं जाएगा। प्रोपोफॉल इज यूज्ड, व्हिच इज अ वंडर ड्रग, and it has made many things very. What is the hitch in giving it? No, there is no hitch. We routinely use propofol. In every patient we use, in every patient of general anesthesia we use propofol, but it in the anesthesiologist's hand, and it is used in proper dose. Categorized drug नहीं है वो? नहीं, categorized NSC, all anesthetic drugs are harmful. No lay person can use it. Use it, हाँ. So it has to be given by the anesthesiologist in the calculated dose. So these are regularly used drugs, पर वो वहाँ पे किस चीज के लिए और कैसा यूज किया गया था उससे फर्क पड़ा। अदरवाइज तो ये एनेस्थेशिया देने के लिए ही यूज होने वाले ड्रग्स हैं, है ना? बट उसको रेगुलरली यूज करना या ज्यादा डोज में यूज करना ये एडवाइजेबल नहीं रहता है। तो नो एनेस्थेटिक ड्रग्स शुड बी गिवन बाय एनी अदर पर्सन अदर देन द एनेस्थेशियोलॉजिस्ट। सर्टिफाइड है, बिल्कुल रजिस्टर्ड। जी। क्या एडवांसेस हुए मैडम? आपको 17 साल हो गए, इन 17 सालों में क्या एडवांसेस देखा आपने, एंड हाउ सेफ इट इज? एडवांसेस तो आई वुड से इट इज़ टू मच। यानी जब हम लोग सीख रहे थे तब हमारे पास में मॉनिटरिंग डिवाइसेस भी नहीं रहती थी। एक हाथ हम पल्स पे रखते थे, एक हाथ से बीपी देखते रहते थे, आंखें पूरी पेशेंट के ब्रीदिंग के ऊपर रहती थी, कलर देखते रहते थे, कितना ब्लड लॉस, ये सारी चीज़ें क्लिनिकल पैरामीटर्स से हम लोग ये करके फिर ड्रग्स देते थे। नाउ देयर हैज़ बीन आई वुड से 1000-fold एडवांसमेंट्स इन ऑल द थिंग्स। ड्रग्स से लेके, मशीनरी से लेके, मॉनिटरिंग से लेके, एवरीथिंग हैज इवॉल्व्ड सो वेल। जैसे आपने स्टार्ट किया तो पेशेंट के सर के ऊपर डंडा मार के एनेस्थीसिया दिया जाता था। जब हमने लर्न किया तब ये तो सिचुएशन नहीं थी, हाँ, बट फिर भी एवरीथिंग वाज क्लिनिकल। नाउ वी हैव सो वेल गैजेट्स, यानी गैजेटरी इतना अच्छा, कार्डियक आउटपुट मॉनिटर करता है, पल्स, बीपी, इन्वेजिव बीपी, जैसे मैंने आपको बताया बिस मॉनिटरिंग जो ब्रेन का मॉनिटर करता है, कितना ड्रग अंदर है, कितना ड्रग बाहर निकल रहा है, जो गैस मॉनिटरिंग हम बोलते हैं। ये सारी चीज़ों को मॉनिटर करने वाले डिवाइसेस हैव बीन इंजीनियर्ड, सो विच इज़ अ बून फॉर एनेस्थीसिया, बिकॉज एनेस्थीसिया जस्ट गिव यू अ फ्यू सेकेंड्स बिफोर यू स्टार्ट एक्टिंग।
तो ये सारी चीज़ें बिल्कुल सेकेंड टू सेकेंड मॉनिटर करती है, तो इट हैज़ ग्रेटली इंक्रीज्ड द सेफ्टी फॉर गिविंग एनेस्थीसिया। साथ साथ में जैसे मैंने आपको बोला कि ड्रग्स में भी बहुत एडवांसमेंट्स हो गए हैं, शॉर्टर एक्टिंग ड्रग्स अवेलेबल हो गए हैं जो किडनी पे या लंग्स पे या लिवर पे ना अफेक्ट करे, ऐसे ड्रग्स आ गए हैं। लोकलाइज्ड, हाँ, लोकलाइज्ड सिलेक्टिव हो गए हैं। तो इन सारी चीज़ों की वजह से द इम्प्रूवमेंट या सेफ्टी मार्जिन इन एनेस्थीसिया हैज़ इंक्रीज्ड। आजकल अगर आप मेरे को पूछेंगे तो AI का ज़माना है। सो इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वी आर हैविंग रोबोट्स नाउ विच हैव बीन लॉन्च्ड, जैसे मैक्स स्लीपी करके एक है विच इज़ अ फार्माकोलॉजिकल रोबोट। तो इट keeps on giving the drugs which are required to keep the pulse, BP, the brain का sensations, वहाँ के sensations under control depending upon आपके body के blood के अंदर और brain के अंदर कितनी amount of drug है उस हिसाब से भी। So these are very advanced things which are coming. And it's good. Of course it is good. I mean the margin of safety is still going to increase. Correct. There are other gadgets which are available, जैसे हम जो आपको जनरल एनेस्थीसिया के वक्त में बताया कि हम नली डालते हैं सांस में डालने के लिए, एयरवे मैनेजमेंट बोलते हैं हम। तो एयरवे भी कभी कभी काफ़ी डिफिकल्ट रह सकता है कोई पेशेंट्स का, और अगर वो इंटरबेट ना हो सका उतनी देर में तो पेशेंट का सैचुरेशन एकदम कम हो के जो कार्डियक अरेस्ट का सिचुएशंस भी आ सकते हैं। बट नाउअडेज रोबोट्स आर अवेलेबल टू हेल्प इनटू दैट आल्सो। जैसे एंडोस्कोप्स आ गए हैं या वैसे स्कोप्स, ब्रोंकोस्कोप्स तो पहले भी थे, बट नाउ रोबोटिक इंटरवेंशंस एंड ऑल आल्सो आर अवेलेबल। दैट लीड्स टू मोर एक्यूरेसी। यस, ऑफ कोर्स। And one more innovation अगर मैं बताऊंगी तो there are decision making robots also which are into play. So depending upon the entire information which is there on the internet, if you are stuck up at some place, so probably that robot might help you in that also. Success ratio क्या है मैडम एनेस्थीसिया के कारण फर्टिलिटी या अवॉइड करना? ऐसे देखिए, जैसे हम मूवीज में बोलते हैं कि एनेस्थीसिया या सर्जरी सक्सेसफुल हुआ, ऐसा रियल लाइफ में नहीं हो सकता। एनेस्थेटाइज तो होएगा ही हर पेशेंट, तभी तो सर्जरीज में भी इतना ही पॉसिबल हो रही है। तो एनेस्थेटाइज तो होएगा ही, एंड सेफ वे से एनेस्थेटाइज होके इफ ही कम्स आउट टू हिज नॉर्मल थिंग, दैट इज द सक्सेस ऑफ एनी एनेस्थेसियोलॉजिस्ट। एंड आई थिंक दैट मस्ट बी ओवर 99%। I would say more than 100. More than that, no. 100 there cannot be in any यानी रियल सेंसेस, क्योंकि कहीं कहीं पे कुछ ना कुछ एरर्स बोलेंगे या मिस डायग्नोसिस या that could be because of other factors. It's not only because of anesthesia but all the situations coming together, it might lead to that. आप इंडियन सोसाइटी ऑफ एनेस्थेसियोलॉजिस्ट के ऑनरेरी सेक्रेटरी हो नागपुर चैप्टर के, तो कुछ अवेयरनेस कैंप्स वगैरह आप चलाते हैं? जी, हम लोग काफ़ी रेगुलरली ये सब अवेयरनेस कैंप्स चलाते हैं। जैसे मैनी ऑफ द टाइम्स जब पेशेंट्स आते हैं हमारे इसमें, तो वहाँ पे हम पोस्टर्स रहते हैं डिस्प्लेड, जिसमें हम सारी चीज़ों का सिग्निफिकेंस उनको बताते हैं। वी टेक आउट रैलीज फॉर द एजुकेशन ऑफ द पीपल कि उन्होंने क्या करना चाहिए, सर्जरी के पहले क्या करना चाहिए, सर्जरी के बाद क्या करना चाहिए। सोशल मीडिया पे वी कीप ऑन पोस्टिंग समथिंग सो दैट, बिकॉज नाउअडेज आजकल के बच्चे तो सोशल मीडिया पे पूरे टाइम रहते हैं। Right. तो इंटरनेट इज अ स्ट्रॉन्ग मीडियम टू प्रोपेगेट व्हाट इज एनेस्थीसिया एंड हाउ इम्पोर्टेंट एंड सिग्निफिकेंट इट इज टू अंडरस्टैंड अबाउट इट एंड डू एज योर एनेस्थेसियोलॉजिस्ट से, रादर देन पुटिंग काफी सेल्फ ट्रीटमेंट करने वाले लोग भी बहुत रहते हैं, पर एनेस्थीसिया में सेल्फ ट्रीटमेंट कुछ हो नहीं सकता है। Correct. इसीलिए यू हैव टू लिसन टू योर एनेस्थेसियोलॉजिस्ट जब भी वो आपको कुछ बताते हैं। वी हैव ईथर डे पे हम लोग ईथर डे बोलिए, ईथर वीक बोलिए, ईयर ऑल द ईयर राउंड हम लोग COLS यानी कॉम्प्रेशन ओनली लाइफ सपोर्ट, इसका ट्रेनिंग हम हर जगह पे जहाँ से हमको कॉल आए या ना आए, ले पर्सन्स को या पैरामेडिकल स्टाफ को, स्टूडेंट्स को, हर जगह पे जाके हम ये ट्रेनिंग लेते हैं। What is that? कॉम्प्रेशन ओनली लाइफ सपोर्ट इज लाइक आपको, जैसे अगर आपके सामने कोई व्यक्ति कोलैप्स हो जाता है बिकॉज ऑफ हिज स्टॉपेज ऑफ हार्ट स्टॉपेज, कार्डियक अरेस्ट जिसको हम बोलते हैं, तो उसको आप तभी के तभी बचाने की कोशिश कैसे कर सकते हैं। पहले ये चीज़ें सिर्फ पैरामेडिकल स्टाफ या मेडिकल स्टाफ करते थे, जिसमें बेसिक कार्डियो पल्मोनरी resuscitation करते थे। Compression only life support has been started for all persons. Anybody can give that, जिसमें आपको सिर्फ हार्ट को कॉम्प्रेस करते रहना है जब तक आपको हेल्प ना मिले।
तो इसका सही तरीका क्या है, इसको कब देना है, इसको कब रोकना है, इस चीज़ का ट्रेनिंग हम पूरे साल भर जहाँ जहाँ पे भी पॉसिबल होता है वहाँ पे हम लेते रहते हैं। एंड बिलीव मी, हमको इतने सारे एक्सपीरियंसेस ऐसे मिलते हैं कि जहाँ पे पीपल से कि मैडम हमको ये पहले सिखाया गया था, इसकी वजह से मैं मेरे पति को बचा पाई, मैं मेरे दादी को बचा पाया, ऐसे हमको बहुत एक्सपीरियंसेस में से। तो इट इज़ वेरी नाइस दैट द लोकल पर्सन, यू नो, ले पर्सन्स कैन ऑल्सो बी ट्रेन लाइक दिस। सो ऐसे अवेयरनेस हम लोग कंटिन्यूसली चालू रखते हैं राउंड द ईयर। यस यस, बिल्कुल। चलते चलते एक मैसेज, आपका ये टॉक शो इतने अपने आप में एक मैसेज था, बट व्हाट स्पेशल मैसेज वुड यू लाइक टू गिव? स्पेशल मैसेज तो मैं सिर्फ इतना ही देना चाहूँगी एक्चुअली कि आपके एनेस्थेशियोलॉजिस्ट से सर्जरी के पहले जब भी मिले, उनको आपकी मेडिकल हिस्ट्री, उनको आपकी बाकी हैबिट्स की हिस्ट्री पूरी तरीके से बताइए, ईमानदारी से बताइए। बिल्कुल बिल्कुल ईमानदारी से बताइए, बिकॉज ही इज द राइट पर्सन टू इवैल्यूएट योर सिचुएशन एंड एनेस्थेटाइज्ड यू। उसके बाद में आपके जो भी मेडिसिन्स बताए जाते हैं या जो भी वो एडवाइस देते हैं उसको भी पूरे तरह से फॉलो करिए। पहले तो खुद के बारे में कंप्लीट हिस्ट्री दीजिए, उनका एडवाइस फॉलो कीजिए। कीप NVM फॉर मिनिमम 8 आवर्स, नील बाय माउथ, दैट इज व्हाट वी कॉल, मिनिमम 8 आवर्स बिफोर द सर्जरी, बिकॉज वी केयर व्हेन यू आर अनअवेयर। थैंक यू मैडम, काफी एनलाइटनिंग था एंड नाइस टू टॉक टू यू। थैंक यू सर।